डेट आज 14 जुलाई 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है मेंस में। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आपको पता है इंडिया के कई स्टेट में फ्लड आ रही है। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में मनी ट्रांसफ़र की है। हर एक स्टेट के पास ये स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड होता है। डिजास्टर का मतलब है आपदा या संकट, जैसे कोई साइक्लोन आ गया, जैसे अब फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है या ड्रॉट आ रही है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है। तो इसकी वजह से जो संकट आता है वहाँ लोगों को परेशानी होती है। लोगों को इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, तुरंत सहायता देने के लिए ये स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में से पैसा निकाला जाता है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है पैसा और कुछ इसमें स्टेट गवर्नमेंट भरते हैं पैसा, मतलब जमा करते हैं। अभी रिसेंटली 22 स्टेट के स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में ये पैसा दिया है 7,532 करोड़। ये पैसा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि ये स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड क्या है, तो इसे पढ़ेंगे अभी। ये देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था 2005 में। इस एक्ट के तहत ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बनाया गया था हर एक स्टेट में। सेक्शन 48 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए के अंदर ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड हर एक स्टेट में बनाया गया है। और ये फंड है जो प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। इसे डिजास्टर नोटिफाइड करती है कि कहीं पे आपदा आई है, संकट आई है, फिर उस फंड में से पैसा निकाल के उस डिजास्टर से निपटने के लिए ये पैसा खर्च किया जाता है। फंडिंग पैटर्न क्या है इसमें, फंड कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 75% कंट्रीब्यूट करती है। और अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट हैं इनको 90% देता है स्टेट, हर एक स्टेट को 90% देता है नॉर्थ ईस्ट के या हिमालयन स्टेट जैसे आपका जम्मू कश्मीर हिमालय में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनको। तो हिमालयन स्टेट और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को 90% पैसा कौन देता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी का कौन जमा करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसमें एनुअल कंट्रीब्यूशन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और साल में 2 इंस्टॉलमेंट में 2 किस्त में पैसा दिया जाता है। किसकी रिकमेंडेशन के आधार पे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे। वित्त आयोग सिफारिश करता है, उसके आधार पे 2 इंस्टॉलमेंट में साल में पैसा दिया जाता है। गाइडलाइंस के हिसाब से देखो, जब पहली इंस्टॉलमेंट दी जाती है और उसका पैसा जब खर्च कर दिया जाता है, यूज कर लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से जो भी एक्टिविटी हुई है उसकी रिपोर्ट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाती है, फिर पैसा दूसरा जारी किया जाता है दूसरी इंस्टॉलमेंट का। लेकिन हाँ, अगर कोई अर्जेंसी आ गई, जैसे अभी मान लो फ्लड आ गई है बहुत सारी स्टेज में, तो फिर ये रिपोर्ट नहीं देखी जाती है, फिर पैसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये फंड क्या है, यूज किया जाता है अगर कोई क्लेमिटी आ जाती है। क्लेमिटी वही आपदा संकट, जैसे साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक। साइक्लोन आप जानते हो चक्रवात, ड्रॉट मतलब सूखा आ गई है कहीं पे, अर्थक्वेक भूकंप, फायर आग लग गई है जंगलों में, फ्लड बाढ़, सुनामी आप जानते हो, हेल स्टॉर्म कहीं पे ओले पड़ गए हैं, लैंडस्लाइड भूस्खलन बोलते हैं हिंदी में, एवेलांची अगर मान लो बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा अगर टूट के गिर जाए नीचे, उसे एवेलांची बोलते हैं। क्लाउड ब्रस्ट आप जानते हो, बादलों का फटना, पेस्ट अटैक हो गया, क्रॉप को नुकसान हो गया कहीं पे, फ्रॉस्ट या कोल्ड वेव आई है, तो इन सब से कहीं पे भी नुकसान हो रहा है बहुत लार्ज स्केल में, तो उसे क्लेमिटी बोलते हैं, आपदा संकट बोलते हैं। जो SDRF ये फंड है हर एक स्टेट को देखो किसके आधार पे दिया जाता है? एक्सपेंडिचर के हिसाब से, कि उसने पास्ट में कितना एक्सपेंडिचर किया है, उस स्टेट का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है स्टेट की, और डिजास्टर रिस्क इंडेक्स का डेटा देखा जाता है। इसके आधार पे स्टेट को पैसा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो ये फैक्टर हैं स्टेट के इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हैं, रिस्क एक्सपोजर, हैजार्ड और वनरेबिलिटी, तो इनके आधार पे दिया जाता है ये पैसा। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसे अप्सा भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मेंस में इम्पोर्टेंट है। देखो, इसके लिए डिटेल में आपको लेक्चर जानना, पूरा एनालिसिस,
तो आपको जीएस पेपर 3 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इकोनॉमी की प्लेलिस्ट, तो उसमें आप देख सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा डिटेल में। अभी हम यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे बस इसको कि इसकी प्रोविज़न क्या है, मतलब छोटी सी प्रोविज़न, थोड़ी सी प्रोविज़न जो अभी न्यूज में है। ये एक्ट क्या है, अभी न्यूज में क्यों है? देखो मणिपुर में आपको पता है हिंसा हो रही है, वॉयलेंस हो रहा है, कम्युनिटीज़ में वहाँ पे टकराव हो रहा है, और वहाँ पे देखो मणिपुर में ये अप्सा को हटाया जा चुका है। मणिपुर में पहले अप्सा लागू किया था ये एक्ट, लेकिन वहाँ से हटाया जा चुका है। तो इस वजह से जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जैसे असम राइफल है वहाँ पे, तो वो ये कह रही है इस एक्ट के बिना हमें यहाँ कंट्रोल करना भारी पड़ रहा है, तो इस एक्ट को दोबारा से यहाँ पे लागू किया जाए, इस वजह से ये न्यूज में आया। तो इसके बारे में जानते हैं अप्सा। ये 1958 में पार्लियामेंट ने पास किया था, ये आपको ये याद रखना 1958 में। किस लिए? ये आर्म फोर्सेस को पावर देता है। आर्म फोर्सेस में हमारी आर्मी, एयरफोर्स और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में आते हैं, आपको पता है कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे असम राइफल है या सशस्त्र सीमा बल है या बीएसएफ है, सीआईएसएफ है या सीआरपीएफ है, ये सब आती हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में। तो इनको पावर देता है ये स्पेशल पावर। और ये स्पेशल पावर कैसी होती है? देखो कोई डिस्टर्ब एरिया है, डिस्टर्ब एरिया में पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्पेशल पावर देता है ये आर्म फोर्सेस को। यानी कि जो जवान हैं हमारे आर्मी के, एयरफोर्स के या सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस के, उनको विशेष पावर देता है, विशेष शक्तियाँ देता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इम्यूनिटी मतलब उन्हें दंड न दिया जाए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तब अगर कोई गलती पाई जाती है तो फिर बाद में देखा जाता है, लेकिन उनको स्पेशल पावर दी जाती है डिस्टर्ब एरिया में पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पब्लिक ऑर्डर का मतलब लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि वहाँ पे कोई रियोट्स ना हो, दंगे ना हो, झगड़े ना हो, एक दूसरी कम्युनिटी को मार काट ना कर रहे हो, ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए। तो डिस्टर्ब एरिया क्या है और ये कब अप्लाई किया जाता है? अप्सा। देखो अप्सा तब अप्लाई किया जाता है अगर कोई डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया है, और डिस्टर्ब एरिया ये 1958 का जो अप्सा एक्ट है उसके सेक्शन 2 के अंदर डिक्लेयर किया जाता है डिस्टर्ब एरिया, और उसके बाद ये अफसा वहाँ पे लगाया जाता है जब डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब उस पर वहाँ पे फोर्स भेजी जाती है उसके बाद जब डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। और डिस्टर्ब एरिया को डिक्लेयर कौन करता है, कौन घोषणा करता है कि ये एरिया, ये क्षेत्र डिस्टर्ब एरिया है? ये करता है उस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का गवर्नर, उसको पावर है। और डिस्टर्ब एरिया किसके आधार पर करते हैं? डिस्टर्ब एरिया है क्या? देखो किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में अगर झगड़े चल रहे हैं एक दूसरी कम्युनिटी के बीच में, मान लो दो समुदाय के लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वॉयलेंस हो रहा है, रियोट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, किसके आधार पे? कुछ भी उनमें मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी के आधार पे उनमें झगड़ा हो सकता है। मान लो धर्म के आधार पे, रिलीजियस कोई झगड़ा हो सकता है, रेस के आधार पे, नस्ल के आधार पे, भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, या रीजनल ग्रुप है, कोई क्षेत्रीय समूह है वो आपस में लड़ रहे हैं, या कास्ट कम्युनिटी, जातीय समुदाय के आधार पे लड़ रहे हैं, तो ये सब माने जाते हैं डिस्टर्ब एरिया। तो फिर उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देते हैं इस एक्ट के तहत सेक्शन 2 के अंदर। और कौन डिक्लेयर करता है, किसके पास पावर है? उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर होते हैं वो नोटिफाई करते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं और डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। और जब डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हो जाता है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे फोर्स भेज सकती है, आर्म फोर्सेस भेज देती है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी भेज देती है, एयरफोर्स भेज सकती है ज़्यादा है तो। और स्पेशल पावर है क्या इसमें आर्म फोर्सेस के लिए? देखो सेक्शन 4 में दिया हुआ है स्पेशल पावर आर्म फोर्सेस को। क्या क्या पावर है? देखो इनको पावर ये है, आर्मी या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को ये पावर है कि वो कहीं पे भी मान लो आदमी जमा है, वॉयलेंस हो रही है, तो वहाँ पे उनको हटाने के लिए उनके हथियार वगैरह को नष्ट करना, उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन है, या फिर उनको मान लो किसी ने शेल्टर दे रखी है, अपने घरों में छुपा के रख रखा, उनको बाहर निकालना। इवन अगर वो मान लो गोलियां चला रहे हैं, बम वगैरह फेंक रहे हैं, तो वहाँ पे उनको मार भी सकते हैं, डेथ भी कर सकते हैं, ये पावर होती है। और अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, बिना अनुमति के, बड़े ऑफिसर से बिना अनुमति लिए हुए सैनिक अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी, और किसी के घर में भी जाके वो सर्च कर सकते हैं, सीज एंड सर्च कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी तलाश कर सकते हैं और किसी भी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं। और ये क्या है, जो अरेस्टेड पर्सन है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया है आर्मी ने या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ने,
उसको पुलिस के सामने पेश करना पड़ता है। पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है। जैसे मान लो मणिपुर में आर्मी ने गिरफ्तार किया किसी पर्सन को, तो वहाँ पे जो नज़दीक पुलिस स्टेशन होगा उसको सौंप देते हैं वो, क्योंकि आर्मी के पास फिर पावर नहीं होती है कि वो केस चलाए, क्योंकि पुलिस लेके जाएगी उसे कोर्ट में, तो आर्मी पुलिस स्टेशन में दे देती है उसे, तो पुलिस फिर आगे का काम करती है उसका, उस पर जो भी केस चलाना पुलिस करती है। और ये लीस्ट पॉसिबल डिले में करना होता है, मतलब कम से कम समय लगे, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। अगर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी ने किसी को अरेस्ट किया है तो वो जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन में जाके उस आदमी को सौंप दे। और ये आर्म फोर्सेस होती हैं, इनको देखो स्पेशल इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, जब तक यूनियन गवर्नमेंट नहीं परमिशन देती है तब तक इनके खिलाफ कोई केस नहीं चलाया जाता है, प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता है। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकती है, तो पहले जांच की जाती है तब इनको इनके खिलाफ कोई केस चलाया जाता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एंथ्रोपोसीन एपेक। ये देखो एपेक प्रोनाउंस किया जाता है, इपोक लिखा हुआ है, और एंथ्रोपोसीन को हिंदी में एंथ्रोपोसीन ही बोलते हैं। रिसेंटली न्यूज में कुछ देखो रिमेन्स मिले हैं, सेडिमेंट्स मिले हैं, मतलब अवसाद मिले हैं कुछ। कहाँ पे? कनाडा का ओंटेरियो नाम का प्लेस है, वहाँ पे क्रॉफोर्ड लेक है, एक झील है, झील क्रॉफोर्ड लेक, वहाँ पे कुछ ये सेडिमेंट्स मिले हैं, अवसाद, अवशेष, रिमेन्स मिले हैं। इनसे ये पता चलता है कि एंथ्रोपोसीन एपेक था, उसकी शुरुआत कब हुई। और ये एपोक का क्या मतलब है? एपोक का मतलब टाइम पीरियड, कोई इरा, युग, काल बोल सकते हैं। तो ये एंथ्रोपोसीन एपोक है जो ये डिनोट करता है कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के एक अर्थ का जो इकोसिस्टम है उसमें रेडिकल चेंज जब से आना शुरू हुए ह्यूमन इम्पैक्ट के कारण, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोसीन एपोक। मतलब जब देखो मानव की जो एक्टिविटी में चेंज हुए, और एक्टिविटी में चेंज होने की वजह से अर्थ के इकोसिस्टम में बदलाव शुरू हो गई। और मानव की वजह से कौन से चेंज हुए? जैसे मानव ने देखो नए नए व्हीकल बना दिए, गाड़ियाँ बना दी, ट्रेन बना दी, हवाई जहाज बना दिए। अब इनकी वजह से क्या, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, पक्षियों को भी परेशानी हो रही है। रात में लाइट जल रही है, पहले रात में लाइट नहीं जलती थी, रात में रात ही होती थी, उजाला नहीं होता था, तो पक्षियों का जो है ना सिस्टम, जो सोने का रात में, वो गड़बड़ हो गया, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा है इससे। पॉल्यूशन हुआ है व्हीकल की वजह से, इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है। तो ये सब जो चेंज हुए हैं मानव की वजह से, ये टाइम पीरियड तब से शुरू हुआ है, उस इरा को बोलते हैं एंथ्रोपोसीन एपोक। तो ये एंथ्रोपोसीन देखो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में एंथ्रोपो का मतलब होता है मैन, यानी कि आदमी, और सीन का मतलब है न्यू, यानी कि नया आदमी। ये टर्म सबसे पहले किसने कॉइन की थी? कॉइन का मतलब देना, कोई टर्म सबसे पहले देने को बोलते हैं कॉइन। बायोलॉजिस्ट थे दो, एक यूजीन स्टॉर्मर और एक केमिस्ट थे पॉल क्रटजन। 2000 में इन्होंने ये टर्म दी थी, इजाद की थी। तो ये कई सारे फिनोमिना इससे रिलेटेड हैं एंथ्रोपोसीन एपोक से। जैसे उस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई, सी लेवल राइज हो गया, मतलब समुद्र के पानी का लेवल बढ़ने लगा, समुद्र में एसिड की मात्रा बढ़ने लगी, ओशन एसिडिफिकेशन। मास स्केल पे सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन होने लगा, मिट्टी का कटाव, हीट वेव शुरू हो गई, बायोस्फीयर के डिटोरिएशन शुरू हो गया। डिटोरिएशन मतलब बर्बाद होना, नष्ट होना। और इन्वायरमेंटल में भी बहुत सारे डेट्रीमेंटल चेंज शुरू हुए हैं, पर्यावरण में हानिकारक बदलाव शुरू हो गए एंथ्रोपोसीन एपोक टाइम से। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होते हैं? देखो जोग्राफर है ना, जो भूगोल शास्त्री, जो भूगोल के बारे में कुछ रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, उन्होंने क्या है, अर्थ के टाइम पीरियड को बांटा हुआ है। कैसे? जैसे मान लो 11,000 पहले ये इरा था, 1 लाख साल पहले ये इरा था, ऐसे टाइम पीरियड को नाम दिया हुआ है। तो यही है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये डिवीजन को इयोन्स भी बोलते हैं, इरा बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, एपेक बोलते हैं, एजेस बोलते हैं। तो ये यूनिट है जो अर्थ के जो रॉक लेयर हैं, स्टेटा हैं, चट्टान की जो परतें हैं, वहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं उनके अंदर, उनके आधार पे बांटी हुई हैं कि इस टाइम पीरियड में कौन से लेयर बनी थी, रॉक की चट्टान किस टाइम में कौन सी बनी थी, वहाँ पे क्या क्या फॉसिल्स जमा हुए थे, जीवाश्म ईंधन कैसे बने थे उस टाइम पे। तो इनके आधार पे बांटा हुआ है टाइम पीरियड जोग्राफर्स ने। तो ये जो फॉसिल्स हैं या इनके एग्जामिन करने से, फॉसिल्स के एग्जामिन करने से टाइम पीरियड का पता चलता है कि कौन सा टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हुआ। तो ये जियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड है, ये सर्टेन पार्ट्स का, ऑर्गेनिज्म का, इनका पता चलता है। और इनका जो हम पता करते हैं ऑर्गेनिज्म, इनके टाइम पीरियड का, फॉसिल्स का,
इस अध्ययन को, स्ट्रेटजी को बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी। तो जो करंट एपेक है, जो अभी एपेक चल रहा है, उसे बोलते हैं होलोसीन। होलोसीन कब स्टार्ट हुआ था? 11,700 साल पहले से स्टार्ट हुआ था। मेजर आइस एज जब खत्म हुई थी ना, उसके बाद वाला पीरियड होलोसीन बोलते हैं उसे। डिबेट क्या चलती रहती है इसको लेके, एंथ्रोपोसीन एपेक को लेके? देखो, होलोसीन और एंथ्रोपोसीन को लेके बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। इस पे डिबेट ये लेके होती है कि ये टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, इसको निर्धारित करने पे। और इसके लिए देखो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस है जो एपोक को नाम देती है, डिफाइन करती है, टाइम पीरियड को ये नाम देती है इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये IUGS, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, ये डिसाइड करती है। इसने अभी एंथ्रोपोसीन को फॉर्मली अडॉप्ट नहीं किया है कि इस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ था ये एंथ्रोपोसीन एपोक इरा। तो प्राइमरी क्वेश्चन यही है कि एंथ्रोपोसीन डिक्लेयर करने से पहले अगर ह्यूमंस के द्वारा अर्थ में बदलाव हुए हैं, ये रॉक स्टेटा में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो एंथ्रोपोसीन को डिक्लेयर किया जाता है किसी भी टाइम पीरियड को। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सोलर मैक्सिमम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। सोलर मैक्सिमम अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, और सोलर मैक्सिमम ऐसा माना जा रहा है अगले 2 साल में अपने पीक पे पहुंच जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा पूरा, सबसे ज़्यादा सोलर मैक्सिमम। तो क्या है ये सोलर मैक्सिमम? देखो, ये सूरज देख रहे हो आप, सूरज के ऊपर ये जो आपको डार्क पैचेस दिख रहे हैं, काले काले धब्बे, इन्हें बोलते हैं सनस्पॉट या डार्क पैचेस भी बोल सकते हैं, या डार्क DARK डार्क ब्लेमिसेस भी बोल सकते हैं, मतलब काले धब्बे, डार्क सनस्पॉट। तो जब ये ज़्यादा होते हैं जिस टाइम पीरियड पे, उसे बोल देते हैं हम सोलर मैक्सिमम। और जिस टाइम पीरियड पे ये कम होते हैं उसे बोल देते हैं सोलर मिनिमम। तो यही है सोलर मैक्सिमम। कैसे बनते हैं थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखो, 11 साल में क्या होता है, नेचुरल सोलर साइकिल होती है। सोलर साइकिल 11 साल में ये चेंज होता रहता है इस पर, और इसकी वजह से सन के सरफेस है, जो फोटोस्फीयर है, लेयर है, उस पर डार्क पैचेस बनते रहते हैं ये, और कम होते रहते हैं, जिन्हें सन स्पॉट भी बोलते हैं। फोटोस्फीयर देखो लेयर है सन की, जो सन है, जोग्राफर ने इसको भी देखो सन को लेयर में बांटा हुआ है। जैसे अंदर वाला कोर है, फिर कन्वेक्टिव लेयर है, फिर रेडिएटिव लेयर है, रेडिएशन जोन, या फिर क्रोमोस्फेयर है, फिर आपका फिर फोटोस्फेयर है, फिर आपको क्रोमोस्फेयर है, और फिर आपकी कोरोना है। ऐसे लेयर बांटी हुई है ये। इसके लिए डिटेल में देखो, साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा आपको सन की लेयर के बारे में, सन के बारे में डिटेल में। बहुत बार पिछले 6-7 साल का आप प्रीलिम का पेपर उठा के देखोगे तो 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लेना। तो ये सन स्पॉट है जो फोटोस्फीयर पे, जो सन की लेयर है, जो फोटोस्फीयर जो हमें दिखाई देती है सन की लेयर, उसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। तो उस पर ये बनते हैं सन स्पॉट। ग्रेटेस्ट नंबर जब बनते हैं तो सोलर मैक्सिमम, और लोएस्ट होते हैं तो सोलर मिनिमम। इम्पैक्ट क्या होता है इनका, हमारे अर्थ पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? देखो, ये एक्टिविटी क्या है, वेदर में चेंज कर देती है। इसकी वजह से सोलर फ्लेयर निकलते हैं। सोलर फ्लेयर मतलब सन से सोलर विंड निकलती है, इरप्ट होती है, निकलती है। इसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन प्रभावित होता है अर्थ पे, पावर ग्रिड प्रभावित हो सकती हैं, जो बिजली की लाइनें गड़ी हुई हैं खंबे वाली, उनको प्रभाव कर सकता है ये। हेल्थ पे भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस डाल सकता है। हेल्थ पे भी, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, उनकी हेल्थ पे भी ये प्रभाव डाल सकता है अगर इसमें चेंज होता है सोलर मैक्सिमम या सोलर मिनिमम। सोलर साइकिल थोड़ा जान लेते हैं। देखो, 11 साल में हमने ऊपर जाना, चेंज होती रहती है, क्योंकि सन क्या है, सन में जो गैसेज है, हॉट गैस, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है और उसमें चेंज होता रहता है, वो मूव करती रहती हैं। इसकी वजह से पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है सन का। हर एक 11 साल में क्या होता है, सन का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है, और इसके जो साउथ पोल नॉर्थ पोल है वो भी चेंज होते रहते हैं। कभी नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, ऐसे चेंज होते रहते हैं, फ्लिप होते रहते हैं 11 साल में। तो 11 साल में चेंज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो इसी को बोलते हैं सोलर साइकिल। तो ये सोलर साइकिल सरफेस पे, सन के सरफेस पे एक्टिविटी को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से ये सन स्पॉट बनते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही बनते हैं, और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रभावित होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो सन के सरफेस पे एक्टिविटी भी चेंज होती है। सोलर साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसे बोलते हैं सोलर मिनिमम, और सोलर साइकिल जब
पीक पे पहुंच जाती है तो इसे बोलते हैं सोलर मैक्सिमम, और फिर नीचे आ जाती है तो इसे बोलते हैं एंड हो गई सोलर साइकिल, और फिर इसे बोल देते हैं सोलर मिनिमम, फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे सोलर मिनिमम, सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमम, सोलर मैक्सिमम, ऐसे चलता रहता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। देखो हमारे इंडिया के जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, चुनाव आयोग है, उसके जो मुख्य चुनाव आयोग हैं श्री राजीव कुमार जी, इन्होंने ये अभी अटेंड किया इसकी मीटिंग, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी। ये समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड के जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे इंडिया का इलेक्शन कमीशन भी करता है इसमें, इलेक्शन कमीशन हमारे इंडिया का मेंबर है इसमें, इस एसोसिएशन में। तो एक ग्रुप है ये 11वीं मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है अभी? कोलंबिया के कार्टाजेना में। कोलंबिया कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। यह आप देख रहे हो वर्ल्ड मैप, ये साउथ अमेरिका, ये कोलंबिया। कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में हुई है ये मीटिंग। ये कब बनाई गई थी एसोसिएशन? 2012 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? साउथ कोरिया के सियोल कैपिटल में। साउथ कोरिया की जो राजधानी कैपिटल सियोल है वहाँ पे है। साउथ कोरिया कहाँ पे है? ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, इधर आ जाओ एशिया में। यहाँ चाइना के पास ये देखो साउथ कोरिया, जापान और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया साथ में है ये। तो ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी पूरे वर्ल्ड वाइड। क्योंकि देखो ये काम क्या करते हैं, मीटिंग में क्या काम करते हैं, ये देखते हैं कि जो राष्ट्र हैं, देश हैं, उनमें फेयर तरीके से इलेक्शन कैसे किया जाए। जो इलेक्शन हो वो फेयर हो, फ्री हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो और पार्टिसिपेटिव हो। हर एक लोग उसमें हिस्से लें, पार्टिसिपेट करें। कितने मेंबर हैं इसमें? देखो 118 मेंबर हैं इसमें। जो सदस्य देश हैं इसमें, उनकी जो इलेक्शन बॉडी है, जैसे हमारे इंडिया में इलेक्शन बॉडी कौन है? इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे 118 इलेक्शन मेंबर बॉडी हैं जो इसमें मेंबर हैं, सदस्य हैं इस एसोसिएशन में। और 20 रीजनल एसोसिएशन है जो एसोसिएट मेंबर हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, और इंडिया भी इसमें देखो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, नॉलेज शेयरिंग करता है, और हर एक जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वो नॉलेज शेयर करते हैं, और ये बताते हैं कि किस तरह से फ्री और ट्रांसपेरेंट फेयर तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए। और इंडिया के लिए देखो, इंडिया में एक रीजनल सेंटर बना हुआ है इसका एसोसिएशन का, न्यू दिल्ली में बना हुआ है। ये ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करता रहता है जो इस एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो यही था इसके बारे में। कुछ वन लाइनर टॉपिक है, उन्हें देख लेते हैं। जैसे देखो एक सागर संपर्क, ये टर्म न्यूज में है। सागर संपर्क क्या है? सागर संपर्क, सागर संपर्क देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। इस मंत्रालय ने ये अभी आरंभ किया है सागर संपर्क। क्या है ये? एक सैटेलाइट सिस्टम है, हमारे इंडिया में ही बनाया गया है। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। नेविगेशन के लिए काम करेगा। नेविगेशन मतलब जैसे आप जाते हो कहीं पे, गूगल पे मैप पे डालते हो आप कोई प्लेस कि यहाँ जाना है, फिर वो आपको रास्ता बता देता है किधर से जाना है। तो इस तरह से ये रास्ता बताने का काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? ये जैसे मान लो पोर्ट पे कोई माल आना है, कोई शिप आ रहा है, पानी का जहाज आ रहा है, कोई दूसरे जहाज से पोर्ट पे आके टकरा ना जाए। तो इस तरह से तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, इंडिया के कोस्ट लाइन से 100 नॉटिकल माइल्स तक ये एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, लेस देन 5 मीटर, 5 या 10 मीटर से भी कम तक की एक्यूरेसी। मतलब प्लेस पे पहुंचने के लिए बताएगा कि किस तरह से रास्ता है, जैसे जीपीएस बताता है, ग्लोनास बताता है। तो इस तरह से, तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सरिस्का टाइगर रिजर्व, न्यूज में है एक। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे, बस इतना जानना है आपको। ये देखो राजस्थान की अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। एक देखो पत्थुमपट्टू, ये टर्म न्यूज में है। ये PATTHUPPATTU, पत्थुमपट्टू। तो ये टर्म न्यूज में है। क्या है ये पत्थुमपट्टू? ये देखो संगम लिटरेचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में संगम लिटरेचर के बारे में। साउथ इंडिया में जो था, तमिलनाडु, श्रीलंका, ये केरल, ये एरिया में फैला हुआ था। तो ये संगम लिटरेचर में ये संगम पोइट्री हैं, कविता हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट कविताएं हैं जिन्हें बोला जाता है पत्थुमपट्टू। नेक्स्ट टॉपिक है दुधवा टाइगर रिजर्व, न्यूज में था एक। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये टाइगर रिजर्व देखो यूपी की 2 डिस्ट्रिक्ट में है, लखीमपुर खेरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश की।
तो यही टॉपिक थे आज के।